You come in, sir. Yes, yes, come in, आइए From sir. बैठिए। Thank you, sir. आपने ग्रेजुएशन किया है हिंदी लिटरेचर से जी सर। और ऑप्शनल पेपर आपका हिस्ट्री है ना? जी सर। अच्छा, ऐसा क्यों? सर बीए जो स्नातक की है सर ग्रेजुएशन में, उसमें एक सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में इतिहास भी रहा है सर। और बीपीएससी में पीटी में हम लोग देखते हैं कि सर इतिहास का एक बहुत बड़ा सेगमेंट रहता है। और अब 68 से ये प्रिलिमिनरी टेस्ट जैसा ही ऑब्जेक्टिव है और रखा गया है सर मेंस में भी, तो हमको लगा कि इतिहास ठीक रहेगा सर। वैसे दोनों विषय में मेरी बेहतर रुचि रही है सर। अच्छा अच्छा, तो बताइए हिंदी लिटरेचर आपने पढ़ा, वहाँ भी काल विभाजन है, जी सर। इतिहास में भी काल विभाजन है। जी सर। दोनों के काल विभाजन के आधार में क्या अंतर है? किस आधार पर दोनों में काल विभाजन किया गया? सर दोनों का काल विभाजन समाज की स्थिति परिस्थितियों पर हुई है, जबकि इतिहास का काल विभाजन सर शासन सत्ता के आधार पर लगभग ज़्यादा माना गया है। इसको थोड़ा क्लेरिफाई कीजिए कि शासन सत्ता पर किया गया, इसका मतलब क्या आप कहना चाहते हैं? सर जैसे कि इतिहास है, प्राचीन इतिहास यदि कहा जाए तो 1206 तक के काल को माना जाता है। 1206 के बाद मेडाइवल पीरियड शुरू होता है सर, जो कि 1707 लगभग लगभग माना जाता है औरंगजेब के समय। यानी कि ये मेडाइवल पीरियड में एक विदेशी जो अरब कंट्री की सत्ता स्थापित होती है हमारे यहाँ। फिर इसके बाद अंग्रेजों का शासन यहाँ शुरू होता है, जिसको कि आधुनिक काल। अच्छा, ठीक है, हम समझ जी गया। सर। आप अभी सिग्नल मेंटेनर के रूप में काम कर रहे हैं, जी सर। है ना? रेलवे में काम कर रहे हैं, जी सर। है ना? कब से कर रहे हैं? सर ग्रेजुएशन 2012 में करने के बाद 2013 में सर। काफ़ी लंबा समय हो गया, 10 साल आपका हो गया रेलवे में। जी सर। और फिर आप अभी यहाँ जब आएंगे, जी सर। है ना, ज्वाइन करेंगे, तो आपको बहुत पीछे हो जाना पड़ेगा फिर। जी सर, वैसे हमने शुरू किया लगभग थोड़ा देर से सर। जब जॉब मिली तो उसके बाद बीपीएससी कंटिन्यू नहीं था। 18 से मैंने शुरू किया सर इस क्षेत्र में सर, और 19 में मैंने इंटरव्यू तक मैं पहुंचा भी, लेकिन कुछ नंबरों से रह गए सर। और इसके बाद पिछले बार भी मेंस दिए थे सर, और अब की बार आपके समक्ष है सर। वेरी गुड। आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है बिहार पुलिस सर्विस, जी सर। है ना? क्या सोचा है आपने बिहार पुलिस सर्विस में क्यों आना चाहते हैं, और आपके आ जाने के बाद आप किस प्रकार से कार्य करेंगे, क्या चेंजिंग लाएंगे? जी सर, अभी सबसे बड़ी बात है कि सर हम बिहार के विकास के लिए ही इन रास्तों पर हम आएंगे सर। और पुलिस सेवा जहाँ तक बात है, हम अपने स्वभाव से के अनुकूल थोड़ा समझते हैं सर। और जैसे कि रेलवे में भी हम लोग रहे तो अनुशासित मेहनत लगन की जरूरत पड़ी, और इस सेवा में भी सर। और मुझे लगता है कि बिहार में सभी तरीके से विकास किया जा सकता है, उसी में हमारा एक योगदान होगा सर। और पुलिस सेवा इसलिए कि मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ने के लिए आज जो पुलिस की छवि थोड़ी बहुत है सर, कि एक रौबदार पर्सन, परेशान करने वाले लोग, मेरी भी प्राथमिकता यही होगी कि संवैधानिक और नैतिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाए, कम्युनिटी पुलिसिंग और को भी बढ़ावा दिया जाए। अच्छा, अभी आजकल हमेशा न्यूज में आता है, आजकल लोग काफ़ी इनटॉलरेंस की स्थिति में होते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि पुलिस पदाधिकारी पर या पुलिस पर हमले भी होते हैं। जी सर। सुना होगा आपने भी। जी सर। कई हत्याएं हो जा रही हैं। जी सर। ये काफ़ी, मतलब इसको कह सकते हैं कि एक एक नकारात्मक एक छवि बन रही है ना, पुलिस डिपार्टमेंट की भी, समाज की भी। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुलकर बोलने में भी दिक्कत है। तो आप बताइए कि ऐसी स्थिति क्यों आ गई है? क्या प्रॉब्लम, ये समस्याएं पुलिस की तरफ से है या हमारे समाज में कुछ परिवर्तन सा हो रहा है? सर समस्याएं दोनों ओर थोड़ी बहुत देखी जा सकती है, लेकिन जब
हम ऐसी घटनाएं अभी हाल फिलहाल में देख रहे हैं, तो और लोगों के बीच जल्दी से जल्दी न्याय को लेकर लोग भड़के हुए हैं। कोई भी मामला, कोई भी ऐसा सिचुएशन होता है, वो सीधा टारगेट पुलिस को करते हैं। कभी भी कोई बड़ा मामला होता है, जैसे कि आगजनी वगैरह लोग करते हैं, तो वहाँ पर पुलिस ही सबसे पहले सामने होता है। कोई भी बड़ा घटना हो गया तो वहाँ पर पुलिस को ही भेजा जाता है और पुलिस से ही सीधे टक्कर होता है, जिसके कारण की समस्याएं होती हैं। और कहीं कहीं किसी किसी केसों में देखा गया है कि पुलिस पुलिस कैसे कंट्रोल करेंगे? पुलिस पे हमले या पुलिस पे के खतरे, जी सर, जब उसके पास आर्म्स है, सरकार का सहयोग है, जी सर। वर्दी की खनक खनक है, इसके बावजूद ऐसी घटनाएं घटित हो जा रही हैं। तो इसको आप अगर डीएसपी बन जाते हैं, जी आप सर। अपने क्षेत्र में इसको कैसे आप कंट्रोल करेंगे? और यदि ऐसा कोई घटना आता है सर, तो पहले तो लोगों से बात करने का प्रयास किया जाएगा सर। नहीं नहीं, घटना तो आने के बाद आप बात करेंगे ना, पहले आप क्या करेंगे? कंट्रोल मेजर्स के बारे में बताइए। सर हम फोर्स मोबिलाइज करेंगे सर, और घटनास्थल पर पहुंचेंगे। वहाँ की स्थिति परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए और थोड़े बहुत सर बल प्रयोग करके भीड़ को शांत करने का प्रयास करेंगे। यदि ज़्यादा उग्र हो गया है तो उस स्थिति में लाने के लिए कि जो हमारी बातें लोग सुन पाए। ऐसे ही सिचुएशन होती है सर। तो आपका हिंदी साहित्य रहा है जी मैम। और सबने हिंदी साहित्य से की है। जी। अभी आप काल विभाजन की बातें कर रहे थे, मुझे बताइए कि हिंदी साहित्य में काल विभाजन के बारे में कुछ बताइए, कितने काल रहे हैं? जी इसमें बहुत सारे साहित्यकारों ने अलग अलग दिया है, भाषा विज्ञानियों ने, लेकिन उसमें ग्रियर्सन महोदय का महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें कि आदिकाल वो 4 भागों में विभाजित किए हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये मुझे बताइए कि रामचरितमानस किनके द्वारा रचित है? ये तुलसीदास के द्वारा में, तुलसीदास के द्वारा। ये किस भाषा में लिखी गई है? ये अवधि में लिखी हुई है मैम। अवधी भाषा में लिखी जी। गई है। मध्यकाल में देखा गया है कि अवधी भाषा और ब्रिज भाषा का विकास हुआ है। जी। ठीक है, आप इसके विकास के बारे में कुछ बताएंगे कि किस तरह से इसका विकास हुआ है मध्यकाल में? जी। ये भाषा मुख्य रूप से सर मैम की हिंदी जो खड़ी बोली है उसके विकास से पहले की भाषा है, और इसका विकास जो हुआ है अवहट से ही मानी जाती है, जो कि जब जब अवहट जब सुधर रही थी और वो खड़ी बोली के लगभग में आ रही थी, उसी दौरान की ये 2 भाषाएं हैं, और इसके जो प्रणेताओं में माना जाता है तुलसीदास, सूरदास को माना जा सकता है। सूरदास की कोई रचना बता सकते हैं आप? जी जी मैम, भ्रमर गीत। एक होता है छायावाद, जैसे मैं आपको देख रही हूँ, आपको पोएट्री का भी शौक है। छायावाद, जी। ये छायावाद क्या है? छायावाद मैम ऐसी कविता या ऐसी रचना है कि भौतिक किसी भी सामने को वाली चीज़ों को दिखलाकर किसी दूसरे चीज़ का व्याख्या करना। जैसे कि चांद सा सुंदर चेहरा है, ऐसा कुछ कहा जाए, यानी कि हम एक रहस्यवाद से रिलेटेड ये चीज़ें कही जा सकती है। महाकाव्य, काव्य होते हैं, एक महाकाव्य होते हैं, क्या दोनों में डिफरेंस है, अंतर क्या है दोनों में? जी, मैं जो काव्य है उसे कविता के स्वरूप में लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, जबकि महाकाव्य जो कि चर्चित और बड़े काव्यों को जो कि चंपू साहित्य में लिखा जाता है, यानी कि उसको गद्य के फॉर्म में भी और पद के फॉर्म में भी लिखा जाता है। ठीक है, गद्य और पद के फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे मैं देख लूँ कि आपकी हॉबी ये है रीडिंग एंड राइटिंग हिंदी पोएट्री। जी मैम। ठीक है, तो आप किस में लिखना पसंद करते हैं, गद्य में या पद में? पद में। पद में। तो गद्य और पद का अगर आपसे कोई अंतर पूछे, एक सामान्य इंसान जिसको हिंदी साहित्य के या पोएट्री के बारे में नहीं मालूम, तो उसको आप किस तरह से समझाएंगे? मैम जो पद है उसे गाया जा सकता है, गाने के फॉर्म में ये किया जा सकता है, और छोटे शब्दों में छोटे
वाक्यों में अपनी बातों को समाहित करने का प्रयास किया जाता है, जबकि जो गद्य है उसे लंबे और उसे गाए जाने वाले फॉर्म में नहीं किया जा सकता। उसमें शब्दों की सीमा कोई नहीं होती। शब्दों की सीमा नहीं होती। जी एक छंद होता है, जी। छंद क्या होता है? और छंद जो है छद धातु से बना हुआ है। इसका मतलब होता है आह्लादित करना यानी खुश करना। किसी भी वाक्य के रचना के लिए जिन छंदों का प्रयोग मान के जिन वाक्यों का प्रयोग वर्णों का प्रयोग किया जाता है और जिससे कि एक खुशी या की अनुभूति हो पाए उसे छंद कहते हैं। छंद कहते हैं। तो जैसे आप पढ़ते हैं हिंदी पोएट्री, तो कोई आपके फेवरेट होंगे भी पोएट? जी रामधारी सिंह जी। रामधारी के उनकी कुछ रचना बता सकते हैं? जी रश्मि रथी, रेणुका, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हिस्ट्री आपका ऑप्शनल रहा है? जी सर। आपने पढ़ा भी है ग्रेजुएशन में? जी जी बताइए, ऐसा कहा जाता है कि गांधी राजनीतिक क्षेत्र में मैकियावेली के विचार को बदल दिया। मैकियावेली का नाम सुने हैं? जी सर। तो क्या गांधी ऐसा क्या किए कि मैकियावेली के विचार को बदल कर रख दिए? और सर तो इस पर ये ज़्यादा यदि कहा जाए तो राजनीति के संदर्भ में मैकियावेली क्या कहा था? सॉरी सर उनके वर्ड को नहीं याद। और गांधी क्या कहे राजनीति को लेकर? राजनीति कैसा होना चाहिए गांधी के हिसाब से? राजनीति गांधी जी के हिसाब से राजनीति और धर्म को अलग नहीं होना चाहिए। एक ही सिक्के के दो पहलू होने चाहिए, धर्म और राजनीति। इसका मतलब अभी जो भारतीय राजनीति है गांधी को अनुरूप है? कहा जा सकता है सर कुछ धर्म और राजनीति साथ साथ दिख रहा है। सही बात है। नहीं, उनके कहने का मतलब ये भी था सर कि जो धर्मनिरपेक्षता वाली जो बातें की गई है उस धर्म के पैमाने में एक किसी भी विशेष धर्म को नहीं, जबकि उस क्षेत्र के सभी धर्मों को संयोजित करने की बात कही है गांधी जी ने। पश्चिमी राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रवाद में क्या अंतर है? जी सर। पश्चिमी राष्ट्रवाद यदि कहा जाए तो उसकी अलग परिभाषा है। पश्चिमी राष्ट्रवाद एक बड़े समूह बड़े प्रोस्पेक्ट्स में देखा जा सकता है, यानी कि विकास के मायने में सर, जबकि भारतीय आराम से सोच के बोलिए, आराम से। भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में यदि कहा जाए तो अपने देश के प्रति लगाव से है और इसके विकास से है, जबकि पश्चिमी राष्ट्रवाद एक सामूहिक रूप से चलता है, यानी कि एक भाषा समूह या एक वर्ग समूह या एक देश समूह के माध्यम से वो अपने राष्ट्रवाद को विकास के रास्तों पर ले जाने की बात करते हैं। ये बताइए कि भारत के राजनीति में और भारतीय समाज में जाति हमेशा से प्रभावी भूमिका में रहा है, खास करके जब से मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू हुआ भारतीय राजनीति पर जाति का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ा है, और कि बहुत सारे राजनीतिक पार्टी जाति के आधार पर अपना फॉर्मेशन भी किया, आगे बढ़ा भी है, और उन्होंने मतलब कई वादाएं भी किया है कि हम जाति के उद्धार के लिए काम करेंगे, खासकर ओबीसी के लिए। उसके बावजूद भी कोई खास काम नहीं हुआ है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बिहार की जनगणना, बिहार की जातिगत जनगणना करवाने के बाद बिहार के जो ओबीसी समुदाय हैं उनका कुछ विशेष उद्धार होने वाला है? सर हम भारतीय लोकतंत्र को देखें और यहाँ की चुनाव पद्धति को देखें तो यहाँ बहुसंख्यक समाज को ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव में मौके दिए गए हैं, मौके मिल सकते हैं सर। और इसी चीज़ को ध्यान में रख के मंडल कमीशन को देखा जाए तो ये ओबीसी कैटेगरी जो पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 50 से 60% है, जिनको कि ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिल सकते हैं चुनाव में पार्टिसिपेशन करने के लिए। और रही बात जहाँ तक बिहार की राजनीति में ओबीसी को या ईबीसी को जो मौके की बात या कुछ और विशेष होने की बात, तो ये एक जो सर्वे सरकार के द्वारा कराई गई तो उन जातियों को चिन्हित करके एक आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त बनाना और समाज के अगले माने मुख्य धारा में लाने की बात की जा रही है। और आरक्षण के से कहीं ना कहीं पहले से कुछ जो छूटे हुए ये वर्ग हैं बड़े स्तर पर, तो इनमें कहीं ना कहीं सुधार होनी चाहिए। नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ। 1990 के दशक में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी बने किसी जाति का आधार बनाकर,
जी सर। पर उन्होंने यही कहा कि हम जातियों के उद्धार के आगे बढ़ाएंगे। जी सर। जब 1990 से अभी तक नहीं हो पाया है तो क्या एक जातिगत जनगणना करवा लेने से क्या कुछ विशेष हो जाएगा? सर जातिगत जनगणना कराने के बाद अब इसका इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए काम की जा रही है, या आरक्षण जो दिए गए हैं, ये आगे आगे भविष्य की बातें होंगी सर, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। लेकिन प्रथम दृष्टया ये दिखाई दे रहा है कि मुख्य धारा से लोग कहीं ना कहीं अधिक संख्या में जुड़े हैं। अपने राष्ट्रीय आंदोलन में देखा होगा कि जो राष्ट्रवादी नेताओं थे वो मतलब कि बार बार वो मांग कर रहे थे कि हमें एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है ना। तो इस क्रम में हमें मिला भी प्रतिनिधि, मतलब रिप्रेजेंटेशन मिला अलग अलग एक्ट के माध्यम से। ये हमें बताइए कि जब हम रिप्रेजेंटेशन की मांग कर रहे थे तो क्या इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट के रूप में हमारे देश में कम्युनलिज्म आया, संप्रदायवाद? देखिए ये जो सर हमारे समाज में जो लोग हैं उनमें जो शिक्षा थी उस दौर में यदि कहा जाए, जब देश की आज़ादी की बात की जा रही थी या राष्ट्रवादी सिचुएशन की बात की जा रही थी, उस समय हमारा साक्षरता दर 11% के आसपास था। तो लोगों का मानना था, जो कि एक बड़े वर्ग का, बड़े समूह का, कि यदि हम अंग्रेजों से अपनी बातों को रख पा रहे हैं या समझौते कर रहे हैं, तो सभी वर्गों से, सभी समूहों से एक हमारे लीडर हो, आगे जाए। और कहीं ना कहीं उस कम्युनलिज्म को हम आगे देखते हैं थोड़ा बहुत, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जो नेहरू जी हैं उनके माध्यम से थोड़ा सा। तो ये कहने का मतलब नहीं है कि ये कम्युनलिज्म का उदय था, अपने प्रतिनिधित्व रखने के लिए लोगों ने अपना नेतृत्व चुना। ये बताइए कि जो प्राचीन भारत है उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ वो विचारों की आज़ादी है उसमें दिख रहा है, उस पर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्रतिबंध नहीं है। जबकि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि कई जगह प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? सर प्राचीन इतिहास में भी यदि हम दृष्टिपात करते हैं तो सभी लोगों को विचारों की आज़ादी नहीं थी सर रखने की। कहा जाए तो जो उच्च वर्ग थे या बड़े वर्ग थे उन्हीं को थी। क्या आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि जहाँ प्राचीन भारत में किसी के विचारों को दबाया गया है? उत्तर वैदिक काल में सर यदि देखा जाए तो जो शूद्र और वैश्य थे उनकी कोई ज़्यादा चर्चा नहीं मिलती है। तो और जो हम लोग इतिहास पढ़े थे उसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय को ही मौका दिए गए, तो वहाँ पर भी वैसा ही सिचुएशन था सर। और ये हमेशा से ये आगे भी रहा कि जैसे कि, या आज भी देखा जा सकता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस रही। तो आप इसे रेशनलाइज करना चाह रहे हैं कि प्राचीन में ऐसा रहा तब भी ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है सर। ये जब हम देश आज़ाद हो गए और 75 वर्ष पूरे हो गए, इसमें सभी लोगों को बराबर तरीके से बोलने का मौका मिला। हमारा उन सब चीज़ों को, उन मुद्दों को रखने के लिए हमारा संविधान रहा। ठीक है, एक बात बताइए, क्या जिस समय हम लोग संविधान बना रहे थे, क्या संविधान सभा कभी ऐसा सोचा था कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि संसद विपक्ष विहीन हो जाएगा? जी सर। सर जब संविधान बना था तो उसी दौरान में यदि कहा जाए तो लगभग 20-22 वर्षों तक, 1969 तक विपक्ष की उतनी बड़ी भूमिका नहीं थी, और जितना कि अभी ये 70 के बाद के दशकों में देखा गया। और ये उन लोगों का मानना था कि आगे चल के विपक्ष आएगा और चीज़ें बेहतरीन तरीके से रखी जा पाएंगी। और ये कभी उस पर इतना बेहतरीन तरीके से सोचा नहीं गया होगा कि विपक्ष कब ख़त्म हो जाएगा, कब ज़्यादा रहेगा, कभी कम रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ें बदलती रहेंगी सर। क्योंकि कोई भी दल या कोई भी पार्टी या किसी भी नेता जो कि प्रमुख बेहतर हो और अच्छा काम कर रहा हो, तो उसके पक्ष में तो सारी जनता ज़्यादा से ज़्यादा बहुसंख्यक जाएगी। वो ठीक है, ये बताइए, कमजोर होगा। जिस तरह से अभी संसद विपक्ष विहीन है, क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे संविधान में किसी संशोधन की जरूरत है, ताकि किसी भी बिल को पास करवाने के लिए विपक्ष का होना जरूर होना चाहिए? बिल्कुल सर, और लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में कही जाती है। यदि हम वैश्विक परिदृश्य में भी कहें या भारत के परिदृश्य में भी कहें, तो जब तक विपक्ष नहीं हो तो एक बेहतर लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। और विपक्ष जैसे जो कोरम रखे गए हैं सर, उसमें कुछ बदलाव किए जाने चाहिए। विपक्ष के लिए कोई कोरम है क्या? हाँ, लगभग माना जाता है सर कि 10%। तो ऐसा नहीं, उसमें विपक्ष 10% रहेगा तभी सेशन चलेगा, ऐसा कुछ कोरम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, लेकिन माना जाता है कि जो 55 जो लोग हैं वो रहे तो किसी भी पार्टी का, तो उन्हें विपक्ष का दर्जा दिया जा सकता है।
ये आप कुछ गलत बता रहे हैं। ठीक है, सॉरी सर, देख लेंगे सर। ये बताइए कि जिस तरीके से आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा गुप्ता पीरियड, जी इस तरह से हम लोग गुप्ता पीरियड को कहते हैं स्वर्ण युग था, या अगर आप यूनान में देखेंगे तो पिराक्लीज का काल है, उसे भी स्वर्ण युग कहा गया है। अगर यूरोप में देखेंगे तो ब्रिटेन में एलिजाबेथ का काल, उसे भी स्वर्ण युग कहा गया है। जी क्या हम अमृत काल को स्वर्ण काल कह सकते हैं? और सर यदि गुप्ता पीरियड से यदि कंपैरिजन किया जाए, किसी पीरियड से कंपैरिजन कर लीजिए, मैंने आपको 3 पीरियड दिया रहेगा, क्या उस बेसिस पर हम अमृत काल को, अभी हम कुछ समय बीता है और बहुत एक लंबा समय बीतने वाला है, लेकिन आप एज्यूम कर सकते हैं कि इस बीच में क्या क्या होने वाला है देश में, क्या उस एज्यूम के अनुसार हम ये सोच सकते हैं कि जो हमारा अमृत काल है वो एक, उसे हम गोल्डन एज का मतलब एक उपाधि दे दें, ऐसा हो सकता है? हाँ सर, कहा जा सकता है। इसके पीछे रीजन है कि स्थापत्य में जो काम हुए गुप्ता पीरियड में, पहली बार मंदिर कला। उसको छोड़ दीजिए, बस अमृत काल पर बात कीजिए। इसे हम किस बेसिस पर कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं? जी सर, सर इसको इन्हीं चीज़ों पर कहा जा सकता है कि हमने स्थापत्य में यहाँ बेहतर काम किया। जैसे कि एग्जाम्पल डेट संसद भवन का निर्माण किया गया हमने, और राम जन्मभूमि जैसे मुद्दे पर एक बड़ा मंदिर बनाया गया, और भी जो जो कुछ और मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है सर। ठीक है, तो ये बताइए कि अभी अखबार में चर्चा है, बहुत ही फेमस प्लेयर हैं, उन्होंने अपना मेडल लौटाया है, जिस नाम जानते हैं उनका? हाँ सर, कृष्ण पुनिया शायद सर। अच्छा, क्या कारण है मेडल लौटाने का? कौन सा मेडल लौटा रहे हैं वो? कौन सा अवार्ड उनको मिला था, क्या लौटा रहे हैं? सर आप पूरी क्लियर नहीं है सर, लेकिन आप कहें तो सर अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, शायद ओलंपिक में उन्हें मिला कोई मेडल है, जिसे कि लौटाने के लिए वो गए थे सर, लेकिन कर्तव्य उनका मानना था कि इस मेडल को लौटाएंगे, और लेकिन उन्हें कर्तव्य पथ पर ही उन्हें सैनिकों द्वारा। क्या कारण है, क्यों लौटाना चाहते हैं, इससे क्या संदेश जाएगा आम पब्लिक में? ये लौटाना इसलिए चाह रहे थे कि जो एक मामला हुआ था सर, ब्रिजभूषण सिंह जो कि सांसद रहे, उन पर एक यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। उन्हीं के नज़दीकी किसी अन्य सदस्य को, उनका नाम हम नहीं याद कर पा रहे हैं, उनको कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया, तो इसी वजह से। अच्छा, चलिए ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, जो कि आप हिंदी लिटरेचर पढ़े हैं, तो खड़ी बोली का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? जी सर, ये खड़ी बोली की स्वर्ण युग की शुरुआत सर अमीर खुसरो से होती है सर, लेकिन जो पहली रचना होती है सर इस खड़ी बोली में, जो बृहद स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? छायावाद को, प्रगतिवाद को, ऐसा बताइए। जी सर, सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। मैडम जब पूछी थी काल के बारे में, तो कुछ पीरियड याद है? छायावाद का काल कब से कब तक है? छायावाद का काल सर होगा 1943 से शायद 1956 होगा सर। अच्छा, प्रगतिवाद? प्रगतिवाद 1936 से 1943। तो छायावाद पहले की प्रगतिवाद पहले? पहले प्रगतिवाद होगा सर, छायावाद उसके बाद आता है सर, 43 से 56। 36 से आगे जो है वो प्रगतिवाद है, 36 तक छायावाद, जो प्रेमचंद जो 17 से। जी सर, ओके, थैंक यू, अब जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। क्या बात है, प्रेशर है? थोड़ा बहुत प्रेशर तो होता है। सब ठीक ठाक है, डिसिप्लिन्ड है, सब कुछ है, डिसेंसी है, लेकिन आंसर देने में थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। ओवरऑल एक असेसमेंट है, ठीक है ना? जैसे काल विभाजन का आधार बोला गया था, तो उसमें इतिहास का काल विभाजन शासन सत्ता के आधार पर हुआ था, ऐसा कभी नहीं होता है ना? क्योंकि कोई भी चीज़ का सिंपल चीज़ समझना है। कई बार हम क्लास में बताते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, रोटी कपड़ा और मकान सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ठीक है ना? और इन सबको रेगुलेट करने के लिए शासन चलता है, तो शासन आधार नहीं हो सकता है काल का विभाजन करने का। मैंने समाज की परिस्थिति, सामाजिक विकास, सामाजिक सांस्कृतिक विकास अलग अलग काल में अलग अलग तरीके से हुआ है, उसी को सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने के लिए काल का विभाजन किया गया इतिहास में।
ठीक है ना, तो उसको इस तरह से बताना है। एक बार बात करते समय ध्यान रखना है कि बीपीएससी कंटिन्यू नहीं था, सब सही है, लेकिन बोलने की जरूरत जी सर। नहीं है बीपीएससी के इंटरव्यू में। जी सर, नहीं वो गैपिंग पीरियड को हम सोचे कि हाँ, इससे थोड़ा सा तो वो सब नहीं बोलना, दूसरा कितना परीक्षा दिए, क्या दिए, बहुत ज़्यादा डिटेल ये में बता करने की जरूरत भी नहीं रहता है। हाँ, ठीक है, स्थिति परिस्थिति एक तकिया कलाम आ रहा है बोलने में। स्थिति परिस्थिति हिस्ट्री में भी बोला गया था, बाद में भी बोला गया था, ठीक है ना। ठीक सर। इन सब पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो उसका डीएसपी वाला जो क्वेश्चन बोले थे कि कैसे कंट्रोल करेंगे जो घटनाएं घटित हो रही है अभी पुलिस पर हमले, तो वो क्वेश्चन लगता नहीं समझा। उसने बता देखा भीड़ भाड़ रहेगी तो हम जाएंगे बात करेंगे, वो इसकी बात ही नहीं थी। आखिर पुलिस पे हमले हो जा रहे हैं, पुलिस को डिफेंड नहीं कर पा रही है, हत्या हो जा रही है, उसको कंट्रोल करने का उपाय बताना होगा ना। पहले कुछ प्रिकॉशंस लेना होगा, प्रिपेयर्डनेस उसको बोलते हैं। सर अब पूछे क्यों हो जा रही है, तो हमको लगता है कि न्याय व्यवस्था में देरी हो रही है। वो दूसरा क्वेश्चन था, वो दूसरा क्वेश्चन था, तो पूछेगा वहाँ पर ना कि डीएसपी खासकर पुलिस सर्विसेज में, प्रशासनिक सेवा में पूछा जाता है कि आप वहाँ जाएंगे तो किस तरह से काम करेंगे, कोई भी एक कंडीशन दे देगा, है ना, क्वेश्चन दे देगा, तो उसको बताना पड़ेगा कैसे प्लानिंग करेगा, कैसे लोगों को ट्रेंड करेगा, कैसे लोगों को अवेयर करेगा, जनता से कैसे संवाद कायम होगी, है ना, कैसे जनता पुलिस को अपना मित्र समझेगी हमारे अपने एरिया में, है ना। तो जाहिर है कि जब जनता उसको विश्वास करेगी, पुलिस पर भरोसा करेगी, तो अटैक नहीं होने लगेगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे होगा ये सब बताना था, ठीक है ना। और बाकी सब ठीक है। हिंदी में पूछी थी, है ना, ठीक है उसमें ना। और इधर आपका हिस्ट्री में था तो हिस्ट्री का डीप क्वेश्चन था सर, और हिस्ट्री वाला था बढ़िया से करना पड़ेगा, और विश्व इतिहास से बहुत सारा क्वेश्चन था जो हम लोग देखे नहीं है। एक ही क्वेश्चन था विश्व इतिहास से, बहुत सारा नहीं। राष्ट्रवाद जो है हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है, और राष्ट्रवाद पर बोलना कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से बोले हम लोग, थोड़ा सा ये हो जाता है। और आंसर पॉइंटेड देना रहता है, पहले भी हम बताए थे, पिछले वाली ट्रिक दिए थे ना, आंसर पॉइंट में देने से ज़्यादा प्रभावी होता है और ज़्यादा पॉइंट आ सकता है उसमें, है ना। बाकी सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है।